नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने राइबोसोम्स के बारे में अध्ययन किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन किया था और गोल्जी बॉडीज की जो गोल्जी बॉडीज है उसके बारे में अध्ययन किया था। हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर की फाइनल बुक है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, उसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर किसी भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी कोशिकांग जो होते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स पर रहे हैं जिनके अंदर एक नया ऑर्गेनेल्स का नाम है आज क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। देखो, हम बात करें क्रोमोसोम की उससे पहले हम बात हिस्ट्री से पहले हम नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। हमने गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होते हैं लिंगी गुणसूत्र, जिनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। लिंगी गुणसूत्र, इन्हें एक नाम और दिया जाता है और एलोसोम। और जो दूसरे क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं यहाँ पे अलिंगी गुणसूत्र, जिन्हें हम नाम देते हैं ऑटोसोम। मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमने इससे पहले लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि मानव में दो प्रकार के क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होते हैं लिंगी गुणसूत्र और एक होते हैं अलिंगी गुणसूत्र। यदि हम एक ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, यदि एक मनुष्य की बात करते हैं, तो उसके अंदर टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, अर्थात 23 जोड़े पाए जाते हैं। अर्थात 23 जोड़े पाए जाते हैं। यदि हम कहें कि मानव के अंदर जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो तो होते हैं ऑटोसोम, और जो दो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एलोसोम प्रकार के। अर्थात मानव में पाए जाने वाले जो दो गुणसूत्र हैं वो तो क्या होते हैं? लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जबकि 44 गुणसूत्र जो होते हैं, 44 गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। क्या डिफरेंस होता है लिंगी और अलिंगी गुणसूत्रों के अंदर? हम देखते हैं कि लिंगी गुणसूत्र जो होते हैं वो मानव के लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम देखते हैं तो मानव में लिंग निर्धारण जो है उसका कार्य जो है वो कौन करते हैं? लिंगी गुणसूत्र करते हैं, जबकि अलिंगी गुणसूत्र जो होते हैं वो मेल और फीमेल, फीमेल प्लस मेल दोनों में ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, दोनों में ही समान होते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये मानव के लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। यदि मैं कहूं तो देखो, मानव में जो ऐसे दो गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं? तो देखो, यदि एक फीमेल की बात की जाए तो फीमेल यानी कि फीमेल में एक्स और दूसरा क्रोमोसोम जो होता है वो भी एक्स प्रकार का होता है, जबकि एक मेल के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लिंगी गुणसूत्र पाए जाते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। तो ये दो क्रोमोसोम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर XY, ये क्या होते हैं? लिंगी गुणसूत्र।
यानी कि यदि एक पुरुष और एक महिला के अंदर 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, जबकि 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर जो है XY जो होते हैं और फीमेल के अंदर XX यानी XX कंडीशन होती है। यदि हम मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यदि किसी भी प्रकार से माता और पिता से जो गुणसूत्र बच्चे को प्राप्त होते हैं उनमें यदि X और Y का कॉम्बिनेशन मिलता है तो होने वाली संतान क्या होती है? लड़का होती है। यदि XX क्रोमोसोम मिल रहे हैं तो इसका मतलब है होने वाली संतान जो है वो क्या है? लड़की है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे गुणसूत्र की। मैंने इसके पहले आपको एक नॉर्मल सा बायोडाटा बताया। इससे पहले हम एक चीज और देखते हैं। देखो क्या अपने देखते हैं कि मानव में ये है कोशिका। इस कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये वाला। ये जो है ये न्यूक्लियस वाला भाग होता है। ये न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। यहां पे पाए जाते हैं कुछ ऑर्गेनेल्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बताया था। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे यदि हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से रीअरेंज होती है इसके अंदर। इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में यहां पे पाई जाती है इस शेप में गोल्जी बॉडीज, और यहां पे कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिनको हम कहते हैं राइबोसोम। और यदि हम बात करें तो देखो ये सेल के अंदर जो कुछ राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं, और क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स वाला रीजन पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म वाला भाग में। यदि हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम कहां पे पाया जाता है? क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, यानी केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस वाले रीजन में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक यानी कि धागे के समान संरचना पाई जाती है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। हमने बात की कि न्यूक्लियस के अंदर यानी कोशिका है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है। मैंने आपको नॉर्मल एक बेस जो है वो बता दिया कि किस प्रकार से क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्या कुछ जो है, क्रोमोसोम कैसे मिलते हैं, किस प्रकार से कितने प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो क्रोमोसोम जो हमारा टॉपिक है, क्रोमोसोम एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिलामेंट का मतलब एक तंतु के समान या तंतुवत संरचना होती है जो यूकेरियोटिक सजीवों में एक प्रारूपिक रूप से केंद्रक में उपस्थित होती है। कहां पाया जाता है गुणसूत्र? केंद्रक में प्रेजेंट होता है।
प्रोकैरियोटिक सजीवों में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनमें जो गुणसूत्र है वो कितना होता है, एक ही पाया जाता है, जो कि केंद्रक कला के अभाव में कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से रहता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर, ये मान लो प्रोकैरियोटिक जीव है, इसकी जो कोशिका है इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो इस साइटोप्लाज्म रीजन के अंदर होता है, क्योंकि केंद्रक के ऊपर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो देखो अधिकतर प्रोकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक प्राणियों का गुणसूत्र क्या होता है, गोल होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, हमने पहले भी बात की थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर यदि हम बात करें, हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका हमें याद आती है तो हमें सीधा ही बैक्टीरिया पे जाना है कि बैक्टीरिया जो है वो एक कोशिकीय जीव है और एक प्रोकैरियोटिक जीव है। यदि यूकैरियोटिक की बात की जाए तो मैमल्स जो है, स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें प्राणियों का क्रोमोसोम, उनके अंदर पाया जाने वाला गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर और वलयाकार रूप में होता है। जबकि यूकैरियोटिक इंटरफेज अवस्था में जल की अधिकता और अकुंडलन के कारण गुणसूत्र लंबे पतले सूत्रों के रूप में उलझे हुए एक क्रोमेटिन जालक के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम। यानी जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक उलझी हुई संरचना के रूप में पाए जाते हैं, और उलझी हुई संरचना जो होती है वो एक जाल का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन जालक कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो हिस्ट्री की, हमें ज्यादा इसके अंदर जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें वही करनी है। देखो गुणसूत्रों की हिस्ट्री की बात करते हैं कि गुणसूत्रों की सबसे खोज किसने की गई। तो देखो गुणसूत्रों की खोज सबसे पहले क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी की गई वो की गई स्ट्रासबर्गर के द्वारा। किसके द्वारा, स्ट्रासबर्गर के द्वारा सन 1875 ईस्वी में। उसने जब कोशिका विभाजित होती है तो उस समय केंद्रक में कुछ धागे के समान संरचनाओं को देखा। यानी कि स्ट्रासबर्गर जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने सन 1875 के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना देखी। तो देखो गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई। ये आपको याद रखना है कि गुणसूत्रों की खोज जो है सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो स्ट्रासबर्गर। कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि गुणसूत्रों की खोज किसके द्वारा की गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसके द्वारा की गई, गोल्जी गाय की खोज किनके द्वारा की गई। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है कुछ हमें याद रखनी है कि गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, स्ट्रासबर्गर के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कोई भी कोशिका विभाजित होती है तो क्या हुआ कि जब कोशिका विभाजन हुआ तो स्ट्रासबर्गर ने केंद्रक में कुछ धागे के समान संरचनाओं को देखा, जिस कारण उसने इस आधार पर क्या कहा कि ये जो संरचनाएं हैं ये क्या है, क्रोमोसोम है। देखो उसने यह भी प्रतिपादित किया कि केंद्रों की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रों के विभाजन से होती है। जैसे कि हम देखते हैं एक कोशिका विभाजित होती है आगे जाके, यानी एक कोशिका के अंदर यदि समसूत्री विभाजन की प्रोसेस होती है तो आगे जाके कितनी सेल्स में बढ़ जाती है, दो आगे जाके 4 सेल्स में। इसी प्रकार यदि किसी केंद्रक के अंदर विभाजन की प्रोसेस होती है तो एक केंद्रक से बनते हैं 2 केंद्रक। तो ये क्या है, जो केंद्रकों की उत्पत्ति है वो पूर्व उपस्थित केंद्रकों के विभाजन से ही होती है। फिर देखो वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने केंद्रक में पाई जाने वाली धागे समान संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया। आपको ये बात याद रखनी है कि गुणसूत्र की खोज किसने की, मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा किसने, तो स्ट्रासबर्गर ने। लेकिन क्रोमोसोम नाम यानी किसने दिया, तो वो नाम दिया वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने। फिर देखो क्रोमोसोम का मीन्स क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है रंग और सोमा का मतलब होता है काय, यानी रंगीन काय, रंगीन बॉडी का शाब्दिक अर्थ होता है रंग जाने योग्य या अभिरंजित होने योग्य। काय का मतलब होता है बॉडी एक प्रकार की। इसे कुछ समय तक इसके कार्यात्मक महत्व का ज्ञान नहीं था, यानी कि जब गुणसूत्रों की खोज हुई, गुणसूत्रों को देखा गया तो इसका जो फंक्शन था वो वैज्ञानिकों को नहीं पता था। लेकिन बाद में क्या है, क्रोमोसोम को क्षारीय रंजकों यानी एसिटोकार्बिन द्वारा अभिरंजित होने के गुण के कारण इन्हें क्या नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। फिर देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने देखा और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं बता पाए। गुणसूत्रों के कार्यात्मक महत्व का ज्ञान मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के समय हुआ, यानी गुणसूत्रों के बारे में, गुणसूत्रों के फंक्शन के बारे में, गुणसूत्र की इंपॉर्टेंस के बारे में
कब पता लगा? सन 1900 के बाद, जब मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई, जो कि किसने की? हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन स्टर्मेक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। उस समय इसके महत्व का हमें पता लगा। देखो, वाल्टर एस सटन ने अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों के पृथक्करण द्वारा तथा आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण के मध्य संबंध का वर्णन किया। इसी आधार पर सटन तथा बवेरी ने वंशानुगति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया या प्रस्तुत किया। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? सटन और बावेरी के द्वारा। देखो, सटन और बावेरी द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का विशिष्ट बिंदु जो है निम्नलिखित है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुणसूत्र का जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि गुणसूत्र का वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? सटन और बावेरी के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार देखो क्या है, एक सजीव की कायिक कोशिकाओं का निर्माण जाइगोट के बार-बार समसूत्री विभाजन से होता है। यदि किसी भी जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होता है तो जाइगोट से निर्मित सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं, अर्थात इनमें एक ही प्रकार की गुणसूत्रों के दो समुच्चय या सेट होते हैं। एक सेट माता का और दूसरा सेट पिता का होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब किसी भी नए जीव का निर्माण होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एक मेल और एक फीमेल के आपस में फर्टिलाइजेशन से जो एक संतान उत्पन्न होती है, तो उसके अंदर आधे गुणसूत्र माता के होते हैं, आधे गुणसूत्र पिता के होते हैं। तो देखो, इस प्रकार के मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहा जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र किसे कहा जाता है? आपको एक ये दूसरा क्वेश्चन मिलता है। प्रत्येक जीव के जीवन चक्र में गुणसूत्र अपनी संरचना, विशिष्टता और व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। ये है गुणसूत्र जो सटन और बावेरी का वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है, उसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, प्रत्येक गुणसूत्र विभिन्न मेंडेलियन फैक्टर्स, जिन्हें अब जीन कहते हैं, के वाहक का कार्य करते हैं। यानी कि प्रत्येक गुणसूत्र विभिन्न मेंडेलियन कारक, जिन्हें अब जीन कहते हैं, के वाहक का कार्य करते हैं। गुणसूत्र किसका काम करते हैं? एक वाहक का कार्य करते हैं। अतः सजीव के परिवर्तन में गुणसूत्र जो होते हैं वो अत्यंत क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। फिर देखो, गैमेट्स यानी युग्मक के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों के व्यवहार से यह प्रमाणित होता है कि आनुवंशिक कारक या जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अतः यह भी प्रमाणित होता है कि युग्मकों के निर्माण के समय लक्षणों का पृथक्करण किस प्रकार होता है। तो यह सटन और बावेरी के चार सिद्धांत, जो सटन और बावेरी के द्वारा वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया गया, उसके चार मुख्य बिंदु। आपको चार मुख्य बिंदु याद रखने हैं कि इनके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं। फिर देखो, गुणसूत्रों की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देखो, गुणसूत्रों की भौतिक संरचना के अंतर्गत इनकी संख्या, आकार, आकृति तथा एक प्रारूपिक गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या की। तो देखो, सामान्यतः एक ही जाति के समस्त जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या लगभग निश्चित और समान होती है, किंतु विभिन्न जातियों के जंतुओं में, पेड़ पौधों में इनकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। प्राय कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड होती है, जबकि प्रत्येक जीव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या उनकी कायिक कोशिकाओं से आधी होती है। इस अवस्था को अगुणित अवस्था कहते हैं। यानी कि यदि मानव में जो गुणसूत्र पूछे जाते हैं, एक ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम पूछे जाते हैं, तो हम कहते हैं 46, यानी ये कौन सी कंडीशन है? 2n कंडीशन है। यदि हम उसके 23 जोड़े को हम कहते हैं मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन है? n कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है, अगुणित अवस्था है। कभी-कभी गुणसूत्रों की संख्या अगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित अथवा बहुगुणित भी हो सकती है। कई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को द्विगुणित या जाइगोटिक कहते हैं, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या को अगुणित कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या, जैसे एस्केरिस के अंदर, एस्केरिस मेगलोकेफेला के अंदर और एस्केरिस लुब्रिकोइडेस के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है, देखो इसके अंदर होती है 2, जबकि इसमें 48 होती है। पैरामीशियम ऑरेलिया के अंदर इनकी संख्या होती है 30 से 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रा वल्गेरिस में इसकी संख्या होती है 32 और ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर
इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 8। तो हमने बात की यहाँ पे गुणसूत्रों की कि गुणसूत्र जो होते हैं वो किस प्रकार के किन किन जंतुओं में किस किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक ही जाति के समस्त जीवों में गुणसूत्रों की संख्या लगभग निश्चित और समान होती है, जबकि भिन्न भिन्न जातियों के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मान लो मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है 46। इसी आधार पर यदि हम ड्रोसोफिला मैनुअल मक्खी की बात करें तो उनमें कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार एस्केरिस जो हमारे इंटेस्टाइन का अंतर परजीवी है, इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, उसके अंदर यदि हम बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या 2 भी होती है और 48 भी होती है। नेक्स्ट देखो उसके बाद हम बात करते हैं गुणसूत्रों के परिमाप की, साइज ऑफ क्रोमोसोम। नंबर हमने देख लिए कि मान एक ही जाति के जीवों में समान होते हैं, मतलब कि भिन्न भिन्न जातियों में के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। साइज ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो देखो गुणसूत्रों का परिमाप सामान्यतः अर्धसमसूत्री विभाजन के मेटाफेज के समय नापा जाता है। यानी गुणसूत्रों का जो परिमाप होता है वो कब मापा जाता है, समसूत्री विभाजन की मेटाफेज जो अवस्था होती है उस समय इनका निर्धारण होता है। भिन्न भिन्न जातियों तथा कभी कभी एक ही जंतु के विभिन्न ऊतकों में गुणसूत्रों का परिमाप क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। देखो भिन्न भिन्न जातियों तथा कभी कभी एक ही जंतु के विभिन्न ऊतकों में गुणसूत्रों का परिमाप क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। यानी कि एक ही जंतु के अंदर जो गुणसूत्रों के परिमाप है वो क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है। देखो एक ही केंद्रक में उपस्थित विभिन्न गुणसूत्र भी परिमाप में विभिन्नता, एक ही केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनके आकार में भी विभिन्नता पाई जाती है। देखो गुणसूत्रों की लंबाई 1 माइक्रोन यानी कवकों और पक्षियों में होती है, 1 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक कवकों और पक्षियों में, यानी फंजाई और बर्ड्स में जो क्रोमोसोम की लंबाई है वो कितनी होती है 30 माइक्रोन तक हो सकती है। जबकि कुछ पौधों जैसे गेहूं में, कुछ पौधों जैसे गेहूं के अंदर और इनकी मोटाई जो होती है वो 2 माइक्रोन तक हो सकती है। गुणसूत्रों की लंबाई 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक है, मोटाई 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक हो सकती है। विशाल गुणसूत्र जैसे लार ग्रंथि के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र इसके अपवाद हैं, जो कि 2 माइक्रोमीटर तक लंबे होते हैं। प्राय पादपों में गुणसूत्र जंतुओं की गुणसूत्र की तुलना में बड़े होते हैं। पादपों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं वो आकार में क्या होते हैं बड़े होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने लंबे होते हैं 5 माइक्रोन लंबे होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है 5 माइक्रोन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो हमने 3 चीजें की गुणसूत्रों के बारे में। सबसे पहले हमने हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री के बाद हमने बात की गुणसूत्रों के नंबर्स की कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो किस प्रकार के जीवों में किस किस प्रकार के जीवों में कितनी कितनी होती है। अब हमने बात की गुणसूत्रों के परिमाप की। अब हम बात करते हैं गुणसूत्रों की आकृति की। जैसा कि आपने देखा गुणसूत्र जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वलयाकार रूप में होते हैं प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर हमने देखा था यूकैरियोटिक जीवों के अंदर ये एक उलझी हुई संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो देखो गुणसूत्रों की आकृति का निर्धारण कोशिका विभाजन की एनाफेज के दौरान किया जाता है। क्रोमोसोम्स की जो शेप है उसका निर्धारण कब होता है, कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में होता है। पश्चावस्था में गुणसूत्र छड़ाकार, पश्चावस्था में गुणसूत्र रॉड शेप होते हैं, व्यायवर्तित होते हैं, सर्पिल, वक्रित अथवा तांतुक दिखाई दे सकते हैं। गुणसूत्र की आकृति का निर्धारण पश्चावस्था के समय गुणसूत्र बिंदु या प्राथमिक संकीर्ण की स्थिति के द्वारा किया जाता है। और गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के अनुसार गुणसूत्र की आकृति में निम्न 4 प्रकार की हो सकती है। यानी गुणसूत्रीय बिंदु की स्थिति, गुणसूत्र बिंदु क्या होता है मिड में जो पॉइंट पाया जाता है। देखो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के अनुसार गुणसूत्र की आकृति निम्न 4 प्रकार की हो सकती है, जिसमें पहला आता है टीलोसेंट्रिक। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है, देखो टीलोसेंट्रिक यानी अंत केंद्रीय, ये आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टीलोसेंट्रिक प्रकार का जो है ए जो है वो टीलोसेंट्रिक प्रकार का है। देखो यदि हम बात करें इनके अंदर गुणसूत्र जो है अंत्य केंद्रीय, अग्र बिंदु, उपमध्य केंद्रीय, मध्य केंद्रीय और अकेंद्रीय, 5 प्रकार के आपको जो है क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है टीलोसेंट्रिक। देखो इस प्रकार के गुणसूत्र में भुजा एक ही होती है,
गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के किसी भी सिरे पर स्थित होता है। इस प्रकार की गुणसूत्र की आकृति आई के समान होती है और इस प्रकार की गुणसूत्र जो होते हैं वो दुर्लभ ही पाए जाते हैं। ये आपको पहला जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ये है आपका टीलोसेंट्रिक प्रकार का। पहला जो गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मत जाना, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये जो है ये गलत दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला दे रखा है अंतः केंद्री, दूसरा दे रखा है अग्र, ये जो है ये गलत है। आप इसको इंग्लिश वर्ड के नाम से देखो कि पहला जो दे रखा है टीलोसेंट्रिक, तो टीलोसेंट्रिक में हमने क्या पढ़ा कि इस प्रकार के गुणसूत्र में भुजा एक ही होती है, एक ही भुजा होती है और गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की किसी भी सिरे पर स्थित हो सकता है, यहाँ पे भी या यहाँ पर भी। और जो गुणसूत्र की आकृति होती है वो किसके समान होती है, आई के शेप के समान होती है। इस प्रकार के गुणसूत्र दुर्लभ ही पाए जाते हैं। दूसरा गुणसूत्र देखो, यदि हम दूसरे गुणसूत्र की बात करते हैं तो दूसरा गुणसूत्र है एक्रोसेंट्रिक प्रकार का। अब यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक ये वाला है, दूसरा, पहला नंबर ये हो गया, दूसरे नंबर वाला ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। देखो इस प्रकार के गुणसूत्र में दो अत्यंत असमान भुजाएं पाई जाती है। देखो असमान का मतलब दोनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। पहली भुजा लंबी है, दूसरी भुजा यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये भुजा जो है वो छोटी होती है, पहली भुजा क्या, एक भुजा लंबी है तो एक भुजा बिल्कुल ही छोटी है। इस प्रकार के गुणसूत्र में दो असमान भुजाएं पाई जाती हैं। गुणसूत्र बिंदु उपशीर्ष स्थिति में होता है। उपशीर्ष का मतलब इस प्रकार के गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे वर्णाकार के सदस्य होती है। देखो गुणसूत्र बिंदु का, इसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। ये जो है ये क्या है, ये है गुणसूत्र बिंदु, यानी क्रोमोसोम के अंदर जो है गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, 5 प्रकार के आपको बताए गए हैं। जिसमें देखो सबसे पहला जो था टीलोसेंट्रिक, इसमें गुणसूत्र बिंदु कहां पे स्थित होता है, गुणसूत्र के किसी भी सिरे पर स्थित हो सकता है। और जो होता है गुणसूत्र जो होता है वो आई के समान होता है, यह टीलोसेंट्रिक प्रकार का। दूसरा अपने बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक। इस प्रकार के गुणसूत्र में दो असमान भुजाएं पाई जाती है। गुणसूत्र बिंदु उपशीर्ष की स्थिति में होता है, यानी नीचे की तरफ स्थित होता है। इस प्रकार के गुणसूत्र की जो आकृति होती है अंग्रेजी वर्णमाला के जे के आकार की होती है। तीसरा देखो, तीसरा है सबमेटासेंट्रिक। सबमेटासेंट्रिक आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के गुणसूत्र में दो असमान भुजाएं पाई जाती है। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य भाग से कुछ हटकर स्थित होता है। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य भाग से कुछ हटकर स्थित होता है और इस प्रकार के गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एल के समान होती है। तीसरा जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये है कौन सा, सबमेटासेंट्रिक प्रकार का। इसके अंदर जो देखो गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो मिड में नहीं होता है, इसमें भी दो असमान भुजाएं पाई जाती हैं। लेकिन जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो गुणसूत्र बिंदु जो होगा वो पहली भुजा से काफी नीचे की तरफ स्थित होता है और ये कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर की तरह होते हैं, एल के समान होते हैं। फिर आता है मेटासेंट्रिक। देखो मेटासेंट्रिक का मतलब इस गुणसूत्र में दो समान भुजाएं पाई जाती हैं। गुणसूत्र बिंदु ठीक मध्य में स्थित होता है तथा वी की आकृति का होता है। कैसा होता है, वी की आकृति का। ये आपको वी दिखाई दे रहा है, ये है मेटासेंट्रिक प्रकार का। यानी इस प्रकार के गुणसूत्र में दोनों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है, समान होती हैं। गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो ठीक मध्य में स्थित होता है और अंग्रेजी के वी आकृति का होता है। लास्ट वन जो है वो है एसेंट्रिक। जब गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है तो ऐसे गुणसूत्र को एसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। इनमें से कोई भी जो है वो एसेंट्रिक प्रकार का नहीं है। जब इतनी बात कह दी कि जब गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु ही अनुपस्थित होता है, मान लो ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या है आपको गुणसूत्र बिंदु नहीं मिले तो वो गुणसूत्र कैसा कहलाता है, एसेंट्रिक यानी अकेंद्रिकी प्रकार का होता है। उपयुक्त सभी आकृति के गुणसूत्र एक ही केंद्र में विरलता से ही पाए जाते हैं। टीलियम तथा ट्रेडेंसकेशिया के सभी गुणसूत्र मध्य केंद्रीय प्रकार के होते हैं, यानी मेटासेंट्रिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, और देखो जबकि टिटो यानी ग्रोस ओपर में गुणसूत्र अग्र बिंदु प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्य में मध्य केंद्रीय, मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं, मेटासेंट्रिक प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होंगे, मेटासेंट्रिक, जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं, दो समान, जिसमें इस दो समान भुजाएं होती है। गुणसूत्र बिंदु ठीक मध्य में स्थित होता है और अंग्रेजी के वी आकृति का होता है। यानी ये जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है या ये जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है ये जो है मेटासेंट्रिक प्रकार का है। तो देखो मनुष्य में मध्य केंद्र की प्रकार का जो है मेटासेंट्रिक प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है।
उपमध्य केंद्रीय यानी कि सब मेटासेंट्रिक भी हो सकता है, और अग्र बिंदु आकृति के भी क्या है गुणसूत्र पाए जा सकते हैं। अग्र बिंदु आकृति यानी एक्रोसेंट्रिक 2 नंबर 3 नंबर और जो 4 नंबर है ये गुणसूत्र जो है ये क्या होते हैं मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं इस आकृति के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र हमने कितने प्रकार के पढ़े, 5 प्रकार के। सबसे पहला टीलोसेंट्रिक, दूसरा हमने एक्रोसेंट्रिक, तीसरा सब मेटासेंट्रिक, चौथा मेटासेंट्रिक और पांचवा एसेंट्रिक जिसके अंदर गुणसूत्र बिंदु होता ही नहीं है। फिर देखो हमने यहाँ पे बात की कि गुणसूत्र जो होते हैं वो किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जब भी हम गुणसूत्रों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें अब आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं हम। यानी हमारे इस जो हमने टॉपिक किया है अभी तक जो हमने टॉपिक किया है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि गुणसूत्र की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई। गुणसूत्र की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन क्रोमोसोम नाम यानी गुणसूत्र नाम किसके द्वारा दिया गया। तीसरा क्वेश्चन सटन व बोवेरी का गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। फोर्थ क्वेश्चन मानव में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन गुणसूत्र बिंदु क्या होता है। गुणसूत्र बिंदु किसे कहा जाता है। इसे क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। गुणसूत्र बिंदु किसे कहा जाता है, यानी जो गुणसूत्रों को आपस में जोड़ने, दो गुणसूत्रों की दोनों भुजाओं को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव में गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, बड़ा क्वेश्चन जो है वो यही है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार को समझाइए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है यहां पे हमने जो किया कि ये जो हमने मानव में गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार किए थे, इन्हीं में से कुछ छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेटासेंट्रिक व टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां पे जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसे आप अच्छे से करते रहिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुणसूत्र की खोज का श्रेय किसको जाता है, गुणसूत्र नाम किसे दिया गया, सटन और बोवेरी का वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, मानव में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र बिंदु किसे कहा जाता है, गुणसूत्र की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार, और जो हमने प्रकार पढ़े उनके अंदर छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मेट्रासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक प्रकार का गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करेंगे गुणसूत्र के आगे की आकृति, यानी गुणसूत्र जो है उनसे गुणसूत्रों के अंदर पाए जाने वाले जैसे कि लैंप पुरुष क्रोमोसोम है उनकी बात करेंगे कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी किस प्रकार की उनके अंदर कवरिंग होती है, या क्या कुछ ऑर्गन्स गुणसूत्र में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।